नमस्कार साथियों, हमारा आज का वीडियो गोल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर होने वाला है। भारत जिस तेजी से अपने गोल्ड पर काबू कर रहा है, वो बाहर से अपना सोना बहुत तेजी से मंगा रहा है, पर ऐसा वो कर क्यों रहा है? आज वो मंगा रहा है, पर कल उसने भेजा ही क्यों था? ऐसी सिचुएशन क्या आई जो हम अपना सोना बाहर रखते थे? और भविष्य में भारत क्या रणनीति अपनाने वाला है कि वो बाहर भेजेगा या अपने घर में रखेगा? और गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसने किस तरीके से भारत की पिछले समय में हेल्प की है, किस तरीके से उसने भारत की इकोनॉमी को बचाया है? तो ये सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन को देखते हैं कि अभी फिलहाल चल क्या रहा है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो भारत 64,000 किलो सोना बाहर से मंगा चुका है। बाहर कहां से? भारत अपना सोना या तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है या फिर बीआईएस में रखता है। बीआईएस एक इंटरनेशनल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। इस तरीके से दुनिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो भारत मेनली इन दो जगह पे अपना सोना रखता है। यहीं पे भारत क्यों सोना रखता है, इंग्लैंड में सोना क्यों रखता है, ये अभी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गई 6 महीने की बात। अगर पिछले 2.5 साल की बात करें, ये 6 महीने और 2 पिछले साल, तो भारत लगभग 350 टन सोना मंगा चुका है। और भारत के पास जो रिजर्व्स हैं, अगर आरबीआई की बात करें तो उसके पास लगभग 880 टन सोना है, जिसमें से उसके पास अभी जो ये बुला लिया है, ये जो सोना मंगा लिया है, अब भारत के पास जो भारत में रिजर्व्स हैं वो है 650 टन, यानी कि लगभग 290 टन सोना हमारा अभी भी बाहर रखा हुआ है। तो क्या हम उस सोने को मंगाने वाले हैं या हम वहां रखने वाले हैं? हम ये बात भी करने वाले हैं। अगर हम अपने रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है, सोना भी इसी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। जो सोने का उसमें जो शेयर था वो 11 से 12% होता था, जो अब बढ़कर 14% हो गया है। अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, यानी कि हम फॉरेन करेंसी की बात करें, तो उसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हम कौन कौन सी करेंसी फिलहाल अपने रिजर्व्स में रखना पसंद करते हैं, किन किन को प्रायोरिटी देते हैं? जैसे यूएस डॉलर है, उसे हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यूरोज है, पाउंड है, युआन है, रूबल है। हम ये जो मेन करेंसी है वो अपने रिजर्व्स में रखना पसंद करते हैं। और जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है यूएस डॉलर का। तो अब जो सरकार की जो मंशा दिखती है वो ये है कि उस पे डिपेंडेंसी कम की जाए और गोल्ड का शेयर बढ़ाया जाए। तो गोल्ड का जो अब शेयर है वो 14% हो गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत ने अपना गोल्ड लंदन में ही क्यों रखा हुआ है, इंग्लैंड में ही क्यों रखा हुआ है? दरअसल लंदन जो है वो गोल्ड मार्केट का हब है, इंटरनेशनल मार्केट है वो। दुनिया भर के बैंक्स, एजेंसीज यानी दुनिया भर के क्लाइंट्स वहां बैठते हैं। अगर गोल्ड में बिजनेस करना है, गोल्ड को अगर स्वैप करना है, गोल्ड को स्वैप करने से मतलब है अगर आपको बहुत कम समय के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए पैसा चाहिए, करेंसी चाहिए गोल्ड के बदले में, तो वहां पर बहुत आसान है। वहां पर आपको क्लाइंट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर गोल्ड आपको उधार देना है, ब्याज पर उधार देना है जिससे कि आप अर्निंग कर सकें, तो वहां पर आपको क्लाइंट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। या फिर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, आपको किसी और देश के साथ बिजनेस करना है और गोल्ड के बदले में करना है, तो वहां पर वो जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है। इकोसिस्टम किस तरीके से तैयार किया हुआ है? जैसे कि आपको गोल्ड में बिजनेस करना है, गोल्ड में कोई डील करनी है, तो उन्होंने जो सिस्टम है वो बहुत रेडीमेड बनाया हुआ है। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जो उनका टेस्टिंग का प्रोसेस है, वो बहुत रेडीमेड है। फॉर एग्जांपल, आप अपने लेवल पर, यानी कि आपने अपने देश में गोल्ड रखा हुआ है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि आप गोल्ड के बदले कुछ चीज लेना चाहते हैं किसी और देश से, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गोल्ड भेज देंगे। गोल्ड का एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर साइज है, उसकी एक प्रॉपर प्योरिटी है। यानी कि एक उसमें जब आप किसी दूसरे देश से बिजनेस करेंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, वो जब सारे प्रोसेस से गोल्ड गुजरेगा। लेकिन वहां पर जब आपने रखा हुआ है तो वो सारे प्रोसेस वो ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि उनकी पूरी गारंटी है उस चीज की। तो उनका जो इकोसिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए दो देश व्यापार करते हैं, आपस में डील करते हैं, तो वो विद इन डे ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाता है। इस वजह से दुनिया भर के देश वहां पर अपना गोल्ड रखना पसंद करते हैं।
जिनमें से भारत भी एक देश है। उसने इसी वजह से अपना गोल्ड वहां रखा हुआ था कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी, गोल्ड स्वैपिंग की जरूरत पड़ जाए, गोल्ड लैंडिंग की जरूरत पड़ जाए या गोल्ड ट्रेडिंग की जरूरत पड़ जाए, तो वो विद इन द डे यानी इंस्टेंटली वहां से वो बिजनेस हो सके, इसलिए भारत ने अपना गोल्ड वहां पर रखा हुआ था। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जब वहां पर गोल्ड रखना सुरक्षित भी है और बिजनेस भी करना आसान है, तो फिर भारत की सरकार अब वहां से गोल्ड क्यों मंगा रही है? ऐसी क्या नौबत आई? दरअसल अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल जो सिचुएशंस है वो डिफरेंट है। अभी जो आप देख रहे हैं दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, लेकिन जो मेन युद्ध है वो जो भारत पर फर्क डाल रहा है वो मेन युद्ध है रूस और यूक्रेन का। क्योंकि रूस को कोई भी देश जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, अमेरिका यह चाहता है कि वो हर तरीके का ट्रेड रूस के साथ उस देश का बंद हो जाए। तो रूस जिस देश के साथ भी बिजनेस कर रहा है, तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उस देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाए। जिस तरीके से भारत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उपयोग कर रहा है लगातार अमेरिका के कहने के बावजूद, तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं। अगर किसी भी सिचुएशन में भारत पर प्रतिबंध लग गए तो क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी यह है कि अगर हमारा गोल्ड वहां पर रखा हुआ है इंग्लैंड में, तो कानून यह है कि हमारी चीज जिस देश में रखी हुई है कानून उस देश का चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर अगर प्रतिबंध लग गया और उस देश की पॉलिसी इस तरीके की है कि जिस देश पे प्रतिबंध लगा है उसके असेट्स को फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज करने से मतलब है अब हम उसे निकाल नहीं सकते, अब हम उसे उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारे ऊपर ना आ जाए कि हमारे असेट्स फ्रीज हो जाए, हम पर प्रतिबंध लग जाए। उस सिचुएशन से बचने के लिए हम अपना गोल्ड वहां से मंगा रहे हैं। ये तो हो गए जियोपॉलिटिकल रीजन। अब देखिए जब हम वहां से गोल्ड मंगा लेंगे, ठीक है, मंगाया हमने चाहे किसी और वजह से हो, इंस्टेंट रीजन कुछ और हो, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इक्वेशन सेट होती हैं, उसके बहुत सारे मतलब और भी निकलते हैं और तरीके के एडवांटेजेस भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक परसेप्शन है, लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, डोमेस्टिक पब्लिक में विश्वास पैदा होता है कि हम अब जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है जो अपना गोल्ड बाहर से मंगा रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, जब हम अपना गोल्ड वहां रखते हैं तो हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, हमें स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है, हमें इंश्योरेंस कॉस्ट देनी पड़ती है और तरीके की उसमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि हर साल लगते हैं। तो अगर हमारे पास फैसिलिटीज हैं, हम इस तरीके का खर्चा बार बार क्यों करें? एक बात यह भी है। और एक चीज यह है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है फॉरेन रिजर्व्स का, सरकार की पॉलिसी देखते हुए यह लगता है कि वो उसे रीबैलेंस करने की कोशिश भी कर रही है। अभी तक जो भारत सरकार की पॉलिसी होती थी वो यूएस डॉलर पर ओवर डिपेंडेंट होती थी, यानी कि हमारे रिजर्व्स में यूएस डॉलर बहुत ज्यादा होते थे। अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार उसको रीबैलेंस करने की कोशिश कर रही है, उस कंपोजिशन को, यानी कि रिजर्व्स में जो जो करेंसी है, जो गोल्ड है, उसके प्रोपोर्शन को भारत सरकार चेंज करने की कोशिश कर रही है फ्यूचर को देखते हुए कि अगर डॉलर भविष्य में कमजोर हो जाए तो किस तरीके से भारत अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। अच्छा, एक बात यह भी है कि देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर, एक सिग्नल भारत सरकार यह भी देती है कि वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस तरीके से अलग अलग सिग्नल्स भी देती है सरकार और जो उसकी रणनीति है भविष्य में, है ना, उसका भी सिग्नल मिलता है वहां से कि वो किस तरीके का कंपोजिशन अपने फॉरेन रिजर्व्स में रखती है। अब एक प्रश्न ये भी है कि क्या हम अपना सारा गोल्ड वहां से खींच लेंगे या फिर अपना कुछ वहां पर रखेंगे, या हम अपना यहां का जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो वापस से भेजने वाले हैं। देखिए उसमें हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो अभी सिचुएशन है वो दोबारा भी हो सकती है, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर हम वहां से अपना सारा गोल्ड मंगा लेंगे तो हमारा जो इंस्टेंट बिजनेस है जो गोल्ड में होगा, चाहे हमें उधार देना हो, उधार लेना हो, कोई और चीज करनी हो, गोल्ड में ट्रेडिंग करनी हो, तो अगर हम हमारे देश से करते हैं तो वो एक स्लो प्रोसेस होगा। अगर हमें इंस्टेंटली डील करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करने हैं, देखिए हम अकेले, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल पर ही होगा, किसी देश के बीच होगा, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना गोल्ड का एक हिस्सा तो वहां पर रखना ही होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहां से सारा गोल्ड खींच लें, और यह भी प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हम अपना गोल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा वहां रख दें। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? बेस्ट सॉल्यूशन होगा किसी भी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि एक हाइब्रिड
तरीका अपनाया जाए। हाइब्रिड मतलब कि मिक्सअप तरीका अपनाया जाए। जितना गोल्ड डेली यूज के लिए वहां चाहिए, इंस्टेंट यूज के लिए वहां चाहिए, उतना ही गोल्ड वहां रखें। बाकी का गोल्ड अपने कंट्रोल में लें, जिसे हम स्ट्रेटेजिकली यूज कर पाए। कहने का मतलब यह है कि जितना गोल्ड जरूरी है केवल उतना ही वहां रखा जाए, बाकी का सारा गोल्ड अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो अब जो सरकार है उसकी सिचुएशन इसी तरीके से लगती है कि भारत सरकार ये हाइब्रिड पॉलिसी उपयोग करने वाली है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरीके से गोल्ड ने एक समय भारत की इकोनॉमी को डूबने से बचाया था, भारत की लाज बचाई थी। देखिए 1991 की बात है जब भारत को एक क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। 1991 को समझने के लिए पहले हम वहां का माहौल समझते हैं कि किस तरीके का इकोनॉमी माहौल होता था। 1980 के दौर में भारत की इकोनॉमी किस तरीके से काम करती थी, हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा होते थे। खर्चे किस तरीके के, जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, खासकर इंपोर्ट में हम चीज क्या करते थे, हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, हम मेडिसिन इंपोर्ट करते थे, तो हमारे खर्चे इंपोर्ट के ज्यादा थे। बहुत सारी स्कीम्स चली रहती थी, सब्सिडीज चलती थी या पेंशन चलती थी, तो उस तरीके से हमारे खर्चे बहुत ज्यादा थे, जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट था वो काफी कम था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो रिवेन्यूज थे वो काफी कम थे, जबकि हमारे खर्चे काफी ज्यादा थे। जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, पीएसयूज थी, वो घाटे में चल रही होती थी। तो हमारा ओवरऑल खर्चा ज्यादा था और हमारी ओवरऑल कमाई कम थी। कहने का मतलब यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था, हम घाटे में चलते थे। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या करते थे, हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से यानी कि आईएमएफ से या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे। तो इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन 1990-91 में क्या हुआ कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराक और कुवैत दोनों ही ऑयल रिच कंट्रीज हैं, दोनों ही ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। दुनिया में क्या होता है, जब भी युद्ध होता है, सिचुएशंस अनसर्टेन होती हैं, तो तेल के रेट बढ़ जाते हैं। तो भारत तो तेल इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, तो जैसे ही युद्ध चालू हुआ तेल के इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत बढ़ गए। तो भारत पहले ही बहुत मुश्किलों से काम चला रहा था और यहां पर तेल महंगे होने की वजह से भारत पर कर्जा और बढ़ गया। एक तो हुई ये वाली बात। दूसरी बात यह हुई कि जो भारत में पॉलिटिकल कंडीशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनसर्टेन थी। भारत में गठबंधन वाली सरकारें थी। देखिए जब भी गठबंधन वाली सरकारें होती हैं वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाती हैं, यानी कि उनका जो आपस का गठबंधन है वो इसी चीज में बिजी रहता है कि किस तरीके से अपनी सरकार को स्टेबल रखें, तो इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता। तो उस समय की सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी। अगर हम ये देखें 1990 के अंदर वीपी सिंह की सरकार गिर गई, जो कि 1989 में ही बनी थी, 1980 में बनी थी और 1990 में वो सरकार गिर गई। इनके बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने 1990 में और 1991 में उनकी भी सरकार गिर गई थी। लेकिन ये जो समय है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब थी, यानी कि वो जो दौर था गठबंधन सरकारों का वो बहुत खराब था। उस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, भारत की जो कंडीशन थी, यानी कि जब तेल के रेट बढ़ गए और भारत की इनकम उस हिसाब से नहीं थी, तो भारत को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, फॉरेन रिजर्व्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि वहां से हम तेल मंगा सके, मेडिसिन मंगा सके। तो भारत को लोन की जरूरत थी। अब जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उसका ट्रस्ट भारत से कम हो गया कि अगर हम लोन दे तो देंगे, लेकिन वो लोन की वापसी कैसे होगी, वो लोन हमें वापस आएगा कैसे हमारे पास, क्योंकि सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है भारत में, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है। देखिए अगर किसी देश में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इस तरीके की सिचुएशंस बहुत आम है। तो भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो बिल्कुल केवल 2-3 सप्ताह के ही रह गए थे, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत अर्जेंट थी। तो फाइनली सरकार ने डिसीजन लिया कि आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको एश्योर किया जाए कि हम उनका कर्जा उतारने में समर्थ हैं, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं थे। तो भारत सरकार ने उस समय अपना गोल्ड गिरवी रखने की बात कही। तब जाके वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने भारत को लोन देना स्वीकार किया। अब देखिए ये उस समय की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की कि भारत ने अपना 21,000 किलो गोल्ड गिरवी रखा है। देखिए यहां पे ये खबर क्यों बनी है, ऐसा नहीं है जब कोई देश अपना गोल्ड बाहर गिरवी रखता है तो उसके ढिंडोरे पीटे, ये काम चुपचाप होते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे देश के अंदर, सरकार के अंदर। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए भारत सरकार ने अपना गोल्ड गिरवी रखा। ऐसा 2 फेजेस में किया गया, लगातार 2 महीने भारत को ऐसा करना पड़ा
और भारत ने अपना 67 टन गोल्ड गिरवी रखा, जिससे कि उसे $600 मिलियन मिल पाए कि वो अपने लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो खरीद पाए। और उस समय भारत के पास कितना टन सोना था? 350 टन। उसमें से 67 टन भारत ने गिरवी रखा, यानी कि अपना लगभग 20% गोल्ड भारत ने गिरवी रखा। 20% गोल्ड एक बड़ा चंक होता है अगर गिरवी रखा जाए। तो इस तरीके से भारत ने खुद को दिवालिया होने से बचाया था, और इस तरीके से गोल्ड ने भारत की इकोनॉमी को उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प की थी। तो इससे हमारे लिए लर्निंग भी है कि कोई भी देश स्टेबल होना चाहिए, पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी लोगों का विश्वास बनता है, फॉरेन एजेंसीज का विश्वास बनता है। अगर उसे ट्रेड करना होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, तो वो तभी आएगी जब देश पॉलिटिकली स्टेबल होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन हुई है, ये वर्स्ट सिचुएशन है। देश में दंगे हो रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल अस्थिरता है, इसकी वजह से कोई भी एजेंसी ना तो पैसा लगाने के लिए तैयार होती है, ना पैसा उधार देने के लिए तैयार होती है। तो ये हमारे लिए बड़ी लर्निंग है। अभी जो हमारी सरकार इतना काम कर पा रही है, हमारा देश आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि एक स्टेबल सरकार वहां काम कर रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी लर्निंग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय 1991 में हमने गोल्ड इसलिए रखा कि हमें उस समय, करंट समय में सरवाइव करना था, खुद को बचाना था, खुद की इकोनॉमी को बचाना था। और अब हम सोना वापस इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि हमें भविष्य में सरवाइव करना है, भविष्य में सेफ रहना है, अपने गोल्ड को बचाकर रखना है कि भविष्य में ऐसा ना हो कि हमारा गोल्ड फ्रीज हो जाए, किसी के कंट्रोल में आ जाए। तो ये थी दो सिचुएशंस जब हमने गोल्ड भेजा था और अब हम गोल्ड वापस मंगा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।